बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ैनब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी के टॉपिक में हम लोग इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड जिनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग देखें कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास वर्नर्स थ्योरी को प्रपोज किया, तो एक स्विस केमिस्ट हैं जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने हमारे पास वर्नर्स थ्योरी, जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे मॉडर्न थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। 1930 के अंदर वर्नर हमारे पास पहले स्विस केमिस्ट और पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट बने थे जिन्होंने हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्टाहेड्रल कॉन्फ़िगरेशन प्रपोज की थी और इसकी बेस के ऊपर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अब एल्फ्रेड वर्नर जो थे इन्होंने हमारे पास वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया था और इस थ्योरी का मेन जो फोकस है वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर किया गया, यानी कि जो मेटल्स हैं हमारे पास, इस थ्योरी का मेन फोकस मेटल्स के ऊपर था। इसने किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंसर्न नहीं था कि किस तरीके से दूसरे एलिमेंट्स मिलकर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। अब वर्नर थ्योरी हमारे पास क्या है? वर्नर्स थ्योरी बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दी गई थी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर देखें तो क्या है, तो हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है, जिसके साथ लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। तो ये सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स के साथ जो अटैच होते हैं इसे मिलकर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देते हैं। ये थ्योरी 1893 के अंदर दी गई थी बाय एल्फ्रेड वर्नर। अब एल्फ्रेड वर्नर ने हमारे पास मॉडर्न थ्योरी दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी जिसे हम लोग कह देते हैं। ये थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को और उनकी फॉर्मेशन को, कि कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं या इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब ये थ्योरी एक्चुअली क्या थी? वर्नर्स की थ्योरी ये थी कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो दो तरह की वैलेंसी पोजेस करते हैं, कि मतलब मेटल्स की दो तरह की वैलेंसी होती है। एक उनकी होगी प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन उनकी होगी सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी एक्चुअली हमारे पास कंसीडर की जाती है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के वाहिद मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिखा होता है वो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है। और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक्चुअली में हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारे पास जो ओवरऑल चार्ज होता है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, यानी कि जो हमारा पास सेंट्रल कंपाउंड होगा वो सेंट्रल एटम होगा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा उसे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी का नेम देते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कि जितने लिगेंड्स हमारे पास हमारे सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होंगे उन्हें हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी का नेम देते हैं। तो यही हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब यही है कि कितने लिगेंड्स अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम से, और कोऑर्डिनेशन नंबर का भी यही मीनिंग है हमारे पास। और जो प्राइमरी वैलेंसी है इसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारे पास? कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है आइदर बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी भी वो ओवरऑल चार्ज ही होती है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है या सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। अब नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स हमारे पास आएंगी इस थ्योरी से रिलेटेड। फर्स्ट वन है हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मीन्स सेम। अब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो हमारे पास मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम है, जो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? निकल। तो ये हमारे पास एक ही तरह के लिगेंड से अटैच्ड हो, ये एक ही तरह के लिगेंड्स को सराउंड कर रहे हों। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास निकल है और साथ में हमारे पास 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम लोग लिगेंड्स कह रहे हैं। अब लिगेंड्स एक्चुअली हमारे पास क्या हैं? लिगेंड्स हमारे पास वो एटम्स होंगे जो अटैच होंगे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम से, या फिर लिगेंड वो हमारे पास एटम्स होंगे जो अपने लोन पेयर्स को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेंगे। अब एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास टेट्रा कार्बोनाइल निकल, ठीक है। इस एग्जांपल में निकल हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैंने बात की कि लिगेंड्स क्या हैं? जो अपने लोन पेयर्स को सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे देंगे? डोनेट कर देंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, तो अगर इस केस में देखा जाए तो 4 हमारे पास लिगेंड्स अटैच्ड हैं, यानी कि हर एक के ऊपर एक-एक लोन पेयर अगर हो तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर क्या होंगे कि 4 लिगेंड्स निकल के साथ अटैच्ड हैं और ये फुल हमारे पास ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होगा वो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होगा, यानी कि एक तरह के लिगेंड नहीं होंगे, एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होगा। एग्जांपल हमारे पास है टेट्रा क्लोरी डाई अमाइन कोबाल्ट आयन की।
यानी कि इसमें दरमियान में हमारे पास क्या है, सेंटर में कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल एटम होगा या आयन होगा हमारे पास। इसमें 2 हमारे पास फ्लोरीन्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और 4 हमारे पास अमाइन अटैच्ड हैं। तो 2 तरह के डिफरेंट लिगेंड्स आ गए हैं, तो इस वजह से इसे हम लोगों ने हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का नेम दिया। अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायन का जैसे हमें पता है कि वो हमारे पास आयन्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोजेस करते हैं नेगेटिव चार्ज को। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल हमारे पास ये दी गई है हेक्साक्लोरोप्लाटिनेट आयन की, यानी कि प्लाटिनम 6 क्लोराइन के आयन्स के साथ हमारे पास अटैच्ड है और ऊपर 2 नेगेटिव का साइन है। ये नेगेटिव जो साइन है इस वजह से इसे हम लोगों ने अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। केटायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब ये हमारे पास क्या करेगा, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन होगा जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज को पोजेस करेगा। मतलब फुल आयन के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और उसे हम लोग केटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट आयन, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट के साथ 6 हमारे पास अमाइंस अटैच्ड हैं और ऊपर 3 पॉजिटिव का साइन है जो शो कर रहा है कि ये हमारे पास केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो जो हमारे पास पॉजिटिव साइन को भी पोजेस करते हैं और नेगेटिव साइन को भी अपने कॉम्प्लेक्स साइन पे पोजेस करते हैं। तो उन्हें ऐसे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे उन्हें हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का नाम देंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती हैं कि लिमिटेशंस, कि वनर्स की थ्योरी किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल रही। फर्स्ट वन हमारे पास है कि इट कुडंट एक्सप्लेन द इनएबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि वनर थ्योरी का जो मेन फोकस था वो हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्सेस पे था कि किस तरीके से मेटल्स हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। इसने किसी दूसरी थ्योरी के ऊपर एलिमेंट के ऊपर फोकस नहीं किया कि किस तरीके से वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉन मेटल्स की बात ले लूँ तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे आ जाते हैं जिन कंपाउंड्स नहीं बनाते। सेकंड वन हमारे पास है इट डजंट एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसने ये भी नहीं बताया कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्ड्स बन रही हैं उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं कि नहीं हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब एक कंपाउंड होता है वो अटैच होता है दूसरे एटम्स के साथ, तो उनके अपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो जब सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड का एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ओवरलैप करने से वहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगी। तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया कि उन बॉन्ड्स की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में ये फेल रही है। थर्ड वन है कि इसने कलर को मैग्नेटिक या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो थी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड की वो भी एक्सप्लेन नहीं की। फोर्थ वन, दिस थ्योरी फेल टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हैव डेफिनिट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर वर्ड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। पीछे भी आप लोगों ने अनायनिक या केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में देखा हो तो वहाँ पर वर्ड लिखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच कॉम्प्लेक्सेस आयन पोजेस, कॉम्प्लेक्स आयन वर्ड लिखा था। अब जो ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली टर्म लिखी गई थी वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर था और ब्रैकेट के बाहर भी अगर वैल्यू लिखी है तो वो फुल मिलाकर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो एक्चुअली जो ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर मैं ईजी वर्डिंग में कहूँ तो उन्हें हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स का नाम देते हैं। तो इसने हमारे पास ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स की डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों नहीं है। एक्चुअली इस थ्योरी का मेन फोकस ये था कि किस तरीके से जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड्स के साथ अटैच होकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो इसने इस चीज़ पर फोकस ही नहीं किया कि किस तरीके से उनका कंप्लीट ओवरलैपिंग होता है, बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है, कि उनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नॉन प्रॉपर्टी। इसने ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कुछ उसके बताया ही नहीं। जब ज्योमेट्री हमारे पास स्पेसिफिक क्लियर नहीं होगी तो इसने कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स के बारे में भी कोई हमारे पास कंप्लीटली एक ज्योमेट्री उसकी नहीं बताई कि क्या होगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस, कि किस किस चीज़ पे ये थ्योरी हमारे पास एप्लीकेबल थी। इस थ्योरी ने हमारे पास बताया कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उनका बिहेवियर क्या है। सेकंड, इसने ये भी बताया कि उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ईजिली हम लोग स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का पढ़े तो ईजी हम लोग को पता लग जाता है किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर है। एंड इट इज़ वेरी ईजी टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी ने हमें कॉम्प्लेक्सेस के फार्मूलाज भी बताए। नेक्स्ट, इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमेरिज्म इन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड आल्सो प्रिडिक्ट द ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब जो वनर्स थ्योरी थी इसने ये तो बताया कि किस तरीके से मेटल्स लिगेंड्स के साथ अटैच होकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। इसने हमारे पास आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को भी एक्सप्लेन किया। अब वो किस तरीके से, जब इसने हमारे पास ये क्लियरली एक्सप्लेन किया कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट्स हमारे पास सेंट्रल एटम के अराउंड किस तरीके से है। अब किस तरीके से इसने आइसोमेरिज्म के फिनोमेना एक्सप्लेन किया, अगर हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट देखें लिगेंड्स की हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो सी हैं आइसोमर्स बन जाते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म्स आ जाती हैं लिगेंड्स की अरेंजमेंट की बेस्ड के ऊपर। तो इस तरीके से इसने आइसोमेरिज्म के फिनोमेना को शो किया हमारे पास, जिसने हमारे पास इसकी ज्योमेट्री को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। लास्ट वन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वर्नर्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। वर्नर्स थ्योरी ने हमारे पास डिफरेंट तरह के कोबाल्ट अमाइंस बनाए।
जो यहाँ पर हमारे पास कोबाल्ट वन जिनमें आ जाता है, फर्स्ट वन हमारे पास है हेक्सामाइन कोबाल्ट। यही बनाई गई जिसके डिफरेंट इनके पास आइसोमर्स बन के डिफरेंट तरह के। फर्स्ट वन हमारे पास आया कोबाल्ट NH3 6Cl3, नेक्स्ट वन NH3 5Cl2, NH3 4Cl एंड कोबाल्ट NH3 3। अब इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर हम लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, या कितने आयंस ये लिबरेट करता है हमारे पास पानी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल के अंदर जो कोबाल्ट है ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमारे पास अमोनिया के 6 हमारे पास एटम्स हैं अटैच्ड है हमारे पास कोबाल्ट के साथ, और 3 क्लोरीन है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे किस तरीके से सेंट्रल मेटल एटम की हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट वन हम लोग कोबाल्ट जिसकी हम लोगों ने फाइंड करनी है उसको हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ON यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। NH3 के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये हमारे पास 0 होती है। क्लोरीन की हमारे पास -1 है। अगर फाइंड आउट करें तो वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 6 अमोनिया थे तो इस वजह से हम लोग 6 लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और 3 क्लोरीन से इस वजह से 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे तो हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 बनता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कोबाल्ट की कितनी आई, +3। तमाम हमारे पास जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं उनमें सब में हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास यही कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब अपनी पहली एग्जांपल को देखते हैं। जो चीज़ मेन जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या है या सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। अब फर्स्ट हमारे पास जो वर्नर्स थ्योरी थी उसने इस चीज़ पर ही मेनली फोकस किया कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो से हैं वो हमारे पास अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर साइड पर नजर आ रही है COCl3 6NH3 और Cl3 हमारे पास साथ में अटैच्ड है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट है। अगर देखें तो कोबाल्ट के ऊपर हमारे पास जो चार्ज होगा उसे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी का नाम देंगे, जो मैं आपको पहले भी बता सकी। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास चार्ज को सेटिस्फाई करेगी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, या नंबर ऑफ लोन पेयर्स टोटल डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने फाइंड किया तो वो था कोबाल्ट का +3 हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास Cl3 3 अटैच्ड है और साथ में हमारे पास 6 अमोनिया जो से हैं वो हमारे पास अटैच्ड है। अब अमोनिया यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि ये अमोनिया जो यहाँ पर हैं ये हमारे पास हैं सेकेंडरी वैलेंसी, और जो क्लोरीन्स अटैच्ड हैं ये मेरे पास हैं प्राइमरी वैलेंसी। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, मैंने कहा कि जो हमारे पास चार्ज होगा प्राइमरी वैलेंसी के ऊपर सेंट्रल मेटल एटम पे वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, या मैं कह लूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेरे पास हमारे सेंट्रल मेटल एटम पे वो इसका क्या होगा, प्राइमरी वैलेंसी। तो अब जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होती है उसे हम लोग डॉटेड या डैश लाइन से शो करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन्स 3 से अटैच किए गए हैं, ये डैश लाइन से, इट मीन्स ये हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, मैंने कोबाल्ट पे चार्ज क्या आया, +3, तो क्लोरीन कितने हैं, 3, इट मीन्स ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे हम लोग विज लाइन या फिर कंप्लीट एक बॉन्ड से शो करते हैं। अब याद रखें कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है हमारे पास वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो अब यहाँ पर कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 6। अमोनिया कितने हैं, 6। अब किस तरीके से प्रूव करें कि सेकेंडरी वैलेंसी है, लोन पेयर डोनेट्स। अब यहाँ पर 6 अमोनिया है, 6 अमोनिया के पास 6 नाइट्रोजन है और हर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। इट मीन्स यहाँ पर 6 लोन पेयर जो डोनेट किए जा रहे हैं कोबाल्ट को, तो ये अमोनिया इसके क्या हैं, ये लिगेंड्स जो क्या हैं, ये इसकी हमारे पास 6 यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम जो कितनी निकली, +3। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट होंगे सेंट्रल मेटल एटम को वो कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 6, तो इट मीन्स ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब हम लोगों ने काउंट कर लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। अब ऊपर अगर हम लोग नोट करें, फोर्थ क्वेश्चन था कि कितने आयंस ये लिबरेट करेगा पानी के अंदर। तो जो हमारे पास पानी के अंदर इसको जब ये डाला जाएगा तो हमारे पास 2 तरह के आयंस लिबरेट करेगा। एक तो ये क्लोरीन का हमारे पास आयोनाइज हो जाएगा, और एक ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा गया एक ये। तो 2 तरह के हमारे पास आयंस को लिबरेट करेगा पानी के अंदर। ये थे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड वन हमारे पास है CONH3 5Cl2। अब यहाँ पर अमोनिया के 5 हमारे पास हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर पिक के अंदर नीचे गलत लिखा गया है, 6 अमोनिया अटैच किए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 अमोनिया नहीं 5 अमोनिया है।
और साथ में हमारे पास Cl2 है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक जगह पर मेंशन किया गया हुआ है हमारे पास कोबाल्ट के साथ अमोनिया, एक विज लाइन में भी लिखा है और एक हमारे पास लिखा गया है डॉटेड लाइन में भी। एक्चुअली यहाँ पर अमोनिया नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। कोबाल्ट के ऊपर साइन पॉजिटिव थी, इट मीन्स वो इजीली उसका पता लग जाएगा कि वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो इट मीन्स वो इजीली प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्या, कितने अमोनिया, मैंने कहा यहाँ पर क्लोरीन है मतलब ये 5, तो 5 हमारे पास लिगेंड्स अटैच्ड, तो कितनी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी हमारे पास 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वन सेम इसी का, 4 अमोनिया अटैच्ड है हमारे पास, 4 लोन पेयर डोनेट होंगे, तो इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी 4, प्राइमरी वैलेंसी सेम एज इट इज उसकी पॉजिटिव 3 ही रहेगी। फोर्थ वन में भी इसी तरह हमारे पास क्या है, जो 3 हमारे पास लोन पेयर डोनेट के जा रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 3 और 3 ही इसी तरह के हमारे पास चार्ज, ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम पे वो भी 3 है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 हो जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स थी कि हम लोगों ने किस तरीके से उनकी प्राइमरी, सेकेंडरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना होता है। अब देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो इस वीडियो में पढ़ा है कुछ उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं उनको वन बाय वन। फर्स्ट वन, वाई प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल। कि हमारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल क्यों है। मैंने स्टार्ट में ही इस चीज़ का बता दिया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसका मतलब है कि जो ओवरऑल चार्ज जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम पे वो, इट मीन्स इसका जो स्पेशल ओरिएंटेशन है हमारे पास उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, तो ये डायरेक्शन को किसी भी तरीके से हमारे पास एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो सी है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है कि जो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जब लिगेंड्स अटैच्ड होंगे हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम में तो वहाँ पे बॉन्ड बनेंगी, तो इसमें हमारे पास स्पेशल ओरिएंटेशन आ जाती है, तो स्पेशल ओरिएंटेशन के बेस पे इट मीन्स कि वो उनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इस वजह से हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी को डायरेक्शनल और प्राइमरी वैलेंसी को नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। सेकेंड, डज प्राइमरी वैलेंसी इज सेम एज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेम एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी भी बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारे पास ये क्या होती है, ओवरऑल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास यही होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम यही होती है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है। नेक्स्ट टर्म्स है हमारे पास कुछ, डिफाइन होमोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने सारी डिस्क्राइब कर दी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन tetrachloroplatinate and the hexachloroplatinate and also write their primary and secondary valency। अब फर्स्ट वन आप लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर आप लोग प्लाटिनम का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा हमारे पास एज दैट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। और हमारे पास जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच या लॉन पेयर डोनेटेड होंगे वो हमारे पास इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।